हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन की डीपीपी नंबर 2 की। जैसे तो डीपीपी 2 में मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाया था, बट यहाँ पे अगेन मैं सोच रहा था कि आपको क्यों ना मिक्स वैरायटी के सवाल दे दिए जाए। तो सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं बल्कि और भी वैरायटी के सवाल आपको इस डीपीपी में देखने को मिले होंगे। तो भाई हमेशा से मैं एक ही उम्मीद करता आ रहा हूं कि लेक्चर देखने के बाद आप लोग डीपीपी को सॉल्व करते होंगे। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, भला आप लोगों का ही होना है। अगर नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है, करना शुरू कर दो डीपीपी को सॉल्व। ठीक है। सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और अब आपकी बारी है। तो आपको बस इतना सा करना है कि जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं उसको फॉलो करते चलो शिद्दत के साथ में, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं मेक श्योर आप उनका एक्सप्लेनेशन जो है देख के नोट्स जरूर बनाएं, ये जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीपी सॉल्व करनी है, मक्कारी नहीं चाहिए डीपीपी में। इसके अलावा अगर डीपीपी में कोई डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाता हूं, जैसा अभी बनाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो सॉल्यूशन अगेन आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जिसमें मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप खुद से भी सॉल्व करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर आपने जो करा दिया वो ठीक है, हाँ मैं जो करा रहा हूं डेफिनेटली वो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो मोर देन सफिशिएंट वाली करनी है। तो आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं इसके अलावा भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए खुद से। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरी साइड से मैं करा दूंगा, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं वो आप खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो हर एक चीज जो आपको जरूरत जिसकी आपको जरूरत है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन बस एक चीज आप लोगों से मांग रहा हूं वो है आपकी शिद्दत। जो बातें मैं बोलूंगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अपनी प्रिपरेशन को प्लान के हिसाब से चलाओ, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बाकी जो जो चीजें आपको चाहिए वो हम समय समय पे आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके टेंशन करने वाली कोई बात ही नहीं है ना। सो अभी पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो लेके आओ जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे एंड चेक करो क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सो शुरू करें क्या? पहला सवाल हमारे पास आया, बोला गया द ब्लॉक ए इन द फिगर। सो यहां पे एक ब्लॉक ए है आपको दिख रहा है और एक ब्लॉक बी है। इन्होंने बोला है कि जो ब्लॉक ए है उसका वेट है 100 न्यूटन का। तो एक काम करो, इस ब्लॉक ए का एफबीडी बना दो। तो सर इस पे 100 न्यूटन का तो इसका वेट है, इसके ऊपर लगेगा एक नॉर्मल फोर्स जो कि अगेन 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इस ब्लॉक को टेंशन T1 पकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोले सर, यहां पे टेंशन T1 है, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.25। तो यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा, बट वी हैव टू चेक कि वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। द वेट ऑफ द ब्लॉक बी इज मैक्सिमम। यहां पे बी ब्लॉक का जो वेट होगा वो मैक्सिमम होगा फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहता हूं तो उसके लिए क्या क्या और करना पड़ेगा मुझे? हाँ, मैं चाहता हूं ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे, और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, ए वाले ब्लॉक के लिए देखो बेटा, यहां से टेंशन लग रहा है T1, यहां से फ्रिक्शन लग रहा है F। अब भले कोई सा भी फ्रिक्शन लगे, ये डेफिनेटली T1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मेरे बच्चे यहां पे देखेंगे तो यहां पे कोई टेंशन मान लीजिए T3 लग रहा है, तो यहां पे भी टेंशन T3 लगेगा। बेटा ये T2 इधर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट आप इधर निकाल सकते हैं, कहेंगे तो T2 cos 45 डिग्री। एक कंपोनेंट T2 का इधर निकाल देंगे, कहेंगे तो T2 sin 45 डिग्री। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो क्या यहां से देखने पे पता चलता है कि T1 जो है वो T2 cos 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा? बोलो ना, सही बात है क्या? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स इधर लग रहा है, जो कि T1 का नाम दिया इसको हमने, उतना ही फोर्स इधर भी लगना चाहिए। तो जितना फोर्स लेफ्ट में लग रहा है उतना फोर्स राइट में लगना चाहिए, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगना चाहिए। तो T3 जो है T2 sin 45 के बराबर हो जाएगा, T2 sin 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
बेटा दोनों को आपस में डिवाइड किया, दोनों को आपस में डिवाइड करने से T1/T3 इज इक्वल्स टू cot 45 हो जाएगा। बेटा cot 45 जो होता है ना वो 1 होता है। सो यहां से T1 और T3 दोनों बराबर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई मुझे। जरा बी वाले ब्लॉक को भी देख लो, यहां पे लगे हाथ, ये रहा हमारा ब्लॉक बी। ऊपर की तरफ तो लगेगा टेंशन T3 और नीचे लगेगा उसका वेट W, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T3 हमारा W के बराबर है जो मुझे कैलकुलेट करना है। T3 जो है वो W के बराबर होगा जो मुझे कैलकुलेट करना है, और T1 हमारे फ्रिक्शन के बराबर है। T1 हमारा फ्रिक्शन के बराबर है। बेटा यहां पे फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल होता है। म्यू का वैल्यू इन्होंने बोला 0.25 होगा, नॉर्मल यहां पे 100 होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन हमारे पास कितना आएगा 25 न्यूटन, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 25 न्यूटन। बहुत ही शानदार सर। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से T1 इज इक्वल्स टू T3। T1 की जगह मैंने लिख दिया फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू W, तो वेट जो आएगा बेटा वो आएगा 25 न्यूटन, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया ना, फ्रिक्शन कितना आ रहा है म्यू इंटू नॉर्मल जो कि 25 है। फ्रिक्शन कितना आ रहा है म्यू इंटू नॉर्मल जो कि 25 है, तो यहां पे जो वर्क वेट है इस ब्लॉक बी का वो फ्रिक्शन के बराबर है जो कि 25 न्यूटन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रही होगी बातें। लिख लो भाई जल्दी से इसको, लिख लो जल्दी से इसको। हो गया है ना इजी से सवाल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। बोला गया अ कार्ट ऑफ मास कैपिटल M has a block of small m attached to it as shown in the figure. The coefficient of the friction between the block and the cart. बेटा ये ब्लॉक और इस कार्ट के बीच में there is a coefficient of friction mu. What is the minimum acceleration of the cart so that the block m does not fall? बेटा m ब्लॉक की टेंडेंसी है कि वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण वो नीचे आना चाहता है, लेकिन इसको नीचे आने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। पूरा सिस्टम अगर आगे की तरफ जाता है ए एक्सेलरेशन से, ये कार्ट जो है यही पूछा ना व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। अगर ये कार्ट आगे जाता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, अगर ये कार्ट आगे जाता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो बेटा स्मॉल m वाला ब्लॉक, स्मॉल m वाला ब्लॉक कैपिटल M के साथ कांटेक्ट में है। स्मॉल m वाला ब्लॉक कैपिटल M के साथ में है, और अगर आप कैपिटल M पे खड़े हो जाओ और स्मॉल m को देखो तो आपको एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में दिखेगा। बेटा यहां पे स्मॉल m जो है कैपिटल M के साथ अटैच्ड है, कैपिटल M ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो स्मॉल m भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होने के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको कि कहते हैं सूडो फोर्स। समझे बात को? ये कार्ट आगे जा रहा है, इस पे सूडो फोर्स पीछे लग रहा है। देखो ये गाड़ी है, ये एक डब्बा चिपका हुआ है, जैसे गाड़ी आगे जाएगी डब्बा पीछे की तरफ आएगा विद सम सूडो फोर्स। बेटा ये सूडो फोर्स इस ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का मारता है, तो ये ब्लॉक इस कार्ट को पीछे की तरफ धक्का मारेगा, तो बदले में ये कार्ट इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा ऐसे। ओए क्या बात है, यही तो होने वाला है। सोचो ना, ये कार्ट ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, स्मॉल m वाला ब्लॉक इस कार्ट के साथ अटैच्ड है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्मॉल m वाला जो ब्लॉक है क्या वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है? और अगर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, अगर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो मेरे नादान बच्चे मुझे बताएं क्या ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं करेगा क्या? क्या ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? क्या आप बात कर रहे हो तुम लोग? तो एक्सपीरियंस करेगा बेटा सूडो फोर्स। तो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होने के कारण सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स ये ब्लॉक जो है वो पीछे इसको धक्का मारता है कार्ट को, बदले में कार्ट क्या बोलेगा? अच्छा हमको धक्का मारे, ले बदले में नॉर्मल फोर्स। भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो फ्रॉम द figure it is clear, from figure क्या समझ आता है? फिगर को देख के समझ आता है दैट नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू ma, और ये क्या चाहते हैं कि डज नॉट फॉल। डज नॉट फॉल के केस में फ्रिक्शन को mg के बराबर होना चाहिए।
फ्रिक्शन अगर mg के बराबर है तो वो गिरेगा नहीं, है ना, डज नॉट फॉल, समझो ना। फ्रिक्शन होता है बेटा म्यू इंटू नॉर्मल विच शुड बी इक्वल्स टू mg। बेटा यहां पे नॉर्मल की जगह ma पुट कर दिया इक्वल्स टू mg। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं ज्यादा तो बोलता नहीं हूं बट m से तो m मर जाएगा। उसके बाद म्यू a इक्वल्स टू g और a का वैल्यू 1 बाय म्यू इंटू जी, या लिखो तो g अपॉन म्यू लिख सकते हो, है ना, g अपॉन म्यू, दो की बी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, समझ रहे हो ना। तो एक्सेलरेशन आएगा g अपॉन म्यू जो कि मुझे मिलता है सेकंड ऑप्शन में, और यही है हमारा फाइनल आंसर। छाप लो जल्दी से इसको, हाँ जी नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने, पक्का, सच में, इधर आ जाओ। अगला सवाल बोलता है द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विद द इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ। तो आपको जैसे जैसा डायग्राम में दिख रहा है वैसी वैसी बातें मैं बता रहा हूं। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फाई। इस इंक्लाइन प्लेन का अपर पार्ट स्मूथ है, लोअर पार्ट है रफ। आधा अपर पार्ट स्मूथ है, आधा लोअर पार्ट जो है वो रफ है। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप, यहां से कोई बॉडी भैया बिल्कुल रेस्ट से ही चलना शुरू हुई है, एक बॉडी बिल्कुल रेस्ट से चलना शुरू हुई है, चलते 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 फिर से वो बेचारी बॉडी यहां पे रेस्ट पे आ गई, आएगी सही, हो गई सही ना। ऐसे तो पहले स्मूथ सरफेस था, बढ़िया फिसलते फिसलते आ रहे, फिर पता चला आए है खड्डे वाले सड़क आ गए, है ना, रफ सरफेस आ गया, फिर से वो रुक जाएगा। सो एट दिस पॉइंट वी हैव सम द मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा यहां पे आओ, इस पॉइंट पे जो अपर पार्ट की फाइनल वेलोसिटी थी वो लोअर पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। ये v अपर पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी और लोअर पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी क्या, बोलो हाँ या ना। तो मेरा काम है कि सबसे पहले मैं स्मूथ पार्ट को सॉल्व करूं। तो यहां पे ये ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर ये ट्रैवल करेगा L/2। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आता है गिवन बाय g sin phi, क्योंकि कुछ भी हो जाए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो चेंज नहीं होगा ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो वही रहेगा। सो कुछ भी हो जाए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन phi है, तो एक्सेलरेशन लगेगा g sin phi। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे पहुंचेगा कुछ वेलोसिटी आएगी, चलो निकालते हैं। सो इक्वेशन लगाए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस का 2g साइन फाई डॉट L/2, 2 से 2 मर जाएगा, Lg साइन फाई आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू gl साइन फाई। डब्बे में बंद कर लिया जाए इसको, बहुत ही शानदार। ये हमने सिर्फ स्मूथ पार्ट को सॉल्व किया है ना, ये पार्ट 1 है स्मूथ वाला, ये पार्ट 2 है रफ वाला। तो अभी तक हमने जो सॉल्व किया है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 जो कि रफ सरफेस होगा, ठीक है। सो नाउ पार्ट 2 रफ सरफेस की बात करते हैं। रफ सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई, बॉडी यहां पे आके फिर से रेस्ट पे आ जाती है, और जब वो बॉडी यहां पे थी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी v, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा L/2 का। चलो भाई, हाँ तो शुरू करें। सर इस केस में पार्टिकल के ऊपर अगर हम देखें तो एक एक्सेलरेशन तो आएगा पीछे की तरफ और एक एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ। आगे तरफ एक्सेलरेशन आएगा g sin phi और पीछे की तरफ आएगा म्यू g cos phi। है ऐसा काहे सर? देखो भाई सीधी सी बात है, आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं mg sin phi। mg का एक कंपोनेंट आगे लगेगा, बोलो हाँ कि ना, और फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगेगा, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पे नेट फोर्स लगता है mg
साइन फाई माइनस का फ्रिक्शन mg साइन फाई माइनस का म्यू mg कॉस फाई, क्योंकि म्यू इंटू नॉर्मल करते हो, नॉर्मल हमारा mg कॉस फाई के बराबर होता है। सो यहां पे m इंटू ए और m से m मार देना सारे, तो a का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा g साइन फाई माइनस का म्यू g कॉस फाई। बट समझो बात को, सर बॉडी रुक गई है, मतलब ये है रिटार्डेशन, बॉडी रुक गई है यानी कि ये है रिटार्डेशन, तो माइनस का साइन मत लगाना भूलना। बॉडी रुक गई है यानी रिटार्डेशन है, तो ए का वैल्यू माइनस के साथ आएगा, तो ये आपका रिटार्डेशन है। तो भाई बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू जो आपसे मांगी गई है, देखो क्या आंसर आता है इसका। देखा कुछ क्या बनेगा इसमें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए का जो वैल्यू बनता है वो बनता है म्यू जी कॉस फाई माइनस का जी साइन फाई। चलेगा ना भाई ये सारी बातें, चलो भाई बहुत ही शानदार। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है सेकंड वाले पार्ट में। अब वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as लगाया, भाई पता चला फाइनल वाली वेलोसिटी तो 0 हो रही है और इनिशियल वाली वेलोसिटी वी स्क्वायर था माइनस का 2a इंटू एस की जगह l बाई 2, 2 से 2 मर जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू al बन जाएगा। और बेटा यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह gl साइन फाई पहले ही कर चुके हैं, इक्वल्स टू a की जगह पे मैं पुट कर देता हूं म्यू जी कॉस फाई माइनस का g साइन फाई इंटू l। ठीक है, तो यहां पे a की जगह पुट कर दिया, l भी आ गया, और अब जो चीजें कट रही है उनको काट दीजिए, जैसे l से तो l मर जाएगा, सारे g से g मर जाएगा, कहानी बचेगी साइन फाई इज इक्वल्स टू म्यू कॉस फाई माइनस का साइन फाई। समझते हो ना बात को, समझते हो ना बात को। तो ये साइन फाई इधर आ जाएगा और ये बनेगा 2 साइन फाई इक्वल्स टू म्यू कॉस फाई, 2 साइन फाई इक्वल्स टू म्यू कॉस फाई। बेटा यहां पे कॉस फाई को नीचे लेके जाओ तो म्यू बनता है 2 साइन फाई अपॉन कॉस फाई, 2 साइन फाई अपॉन कॉस फाई, 2 tan फाई। सो म्यू का जो वैल्यू बनता है ना वो बनता है 2 tan फाई। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। सो ये है फाइनल आंसर, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। सो 2 tan फाई कहां मिलता है, ये रहा थर्ड ऑप्शन में, और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो एक काम कीजिए ना, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लो जल्दी से। डन, फिर इधर आओ, ये भी लिख लो। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है, अ बॉक्स ऑफ मास 8 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग द इंक्लिनेशन थीटा। Its downward motion can be prevented by applying a upward pull F, and it can be made to slide upward by applying a force 2F. The coefficient of the friction between the box and the inclined plane is। बड़ा शानदार सवाल दे दिया है हम लोगों को। बोला गया एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि रफ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको थीटा दे रखा है इन्होंने, रफ है ये सरफेस, ठीक है। इस पे एक बॉक्स रखा गया है, इस बॉक्स को नीचे फिसलने से प्रिवेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस बॉक्स को नीचे फिसलने से प्रिवेंट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स F ऑन दिस ब्लॉक, ऐसा उन्होंने बोला है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स F ऑन दिस ब्लॉक। अब देखो भाई सीधी सी बात है, ब्लॉक की टेंडेंसी है कि वो नीचे जाना चाहता है। अगर वो नीचे जाना चाहता है तो यहां पे इस ब्लॉक के ऊपर मेरे फोर्स के अलावा भी एक और फोर्स लगेगा जिसको हम प्यार से फ्रिक्शन कहते हैं। मेरे फोर्स के अलावा भी एक और फोर्स है जो इस बॉक्स को नीचे फिसलने से रोकेगा, वो कौन है? फ्रिक्शन है। तो लिखा है इट्स डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड पुल फोर्स F। तो इस बॉक्स का डाउनवर्ड मोशन हो रहा था, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एक अपवर्ड पुल फोर्स F लगाया, लेकिन मेरे फोर्स के अलावा कोई और भी था जो इसको रोकना चाहता था, वो था फ्रिक्शन। तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी F प्लस का फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg, F प्लस का फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg साइन थीटा, F
प्लस का फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg साइन का थीटा। पहली बात समझ आती है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। इट कैन बी मेड टू स्लाइड अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स 2F। अगर आप चाहते हो कि ये बॉक्स ऊपर जाए तो आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जो कि होगा 2F। तो यहां पे एक ब्लॉक नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है गिवन बाय mg साइन थीटा। इसको ऊपर की तरफ आप ले जाना चाहते हो तो एक फोर्स लगाओगे 2F। अब आपने ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉक्स कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। कोई तो है जो इसको रोकना चाहता है ऊपर जाने से। हां सर बिल्कुल, वो फ्रिक्शन है? ये कैसा दल बदलू है? पहले तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, अभी फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा दिया है जिससे कि बॉक्स ऊपर की तरफ मोशन करेगा, तो उसको रोकने का काम अब फ्रिक्शन करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां पे ये ब्लॉक मूव ना करे, क्योंकि यही हो रहा है बेटा। बोलो ना, प्रिवेंटेड द डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड, रोक रहे हैं। द अपवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड, तो ये हम भी ऊपर वाले मोशन को रोक रहे हैं। तो बेटा इस केस में 2F विल बी इक्वल्स टू mg का साइन थीटा प्लस का फ्रिक्शन F। तो बेटा वी हैव टू इक्वेशंस हियर, दो इक्वेशंस है। फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से निकालो, mg साइन थीटा माइनस का F यहां पुट कर दीजिए। 2F इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस, बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से उठाइए, फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा माइनस का F, mg साइन थीटा माइनस का F। तो ये माइनस का F उधर चला जाएगा, तो 3F इक्वल्स टू 2mg साइन थीटा। क्या मांग रहा है वो आपसे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द इंक्लाइन इज, ओहो क्या आप मांग लिया सर इसने है? उसने तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मांग लिया और हमने तो फ्रिक्शन को ही एलिमिनेट कर दिया। चलो फिर एक काम करते हैं, फ्रिक्शन को एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन से ही हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले फ्रिक्शन को एलिमिनेट ना करें। तो ये वैल्यू आपको mg साइन थीटा मिल रहा है, f प्लस का स्मॉल f, तो ये mg साइन थीटा की जगह पुट कर दीजिए इसको। सो 2f इज इक्वल्स टू f प्लस का स्मॉल f प्लस का स्मॉल f। खुश? ये f इधर आ जाएगा, 2f माइनस का f इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन, तो f इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को लिखते हैं बेटा म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू इंटू mg कॉस थीटा। तो एक और काम कर सकते हो, कैपिटल F का वैल्यू 2F आया है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कैपिटल F की जगह 2F पुट कर दीजिए। तो पुट इन द इक्वेशन, हम जानते हैं कि F प्लस का स्मॉल f इक्वल्स टू mg साइन थीटा होता है। ऑल्सो मैं ये जानता हूं कि F बराबर 2F होता है, F बराबर 2F होता है। ये F उठा के जब यहां पुट करा, सो 2F प्लस का F इक्वल्स टू mg साइन थीटा हो जाएगा ना? बोलो ना यार, हाँ कि ना? क्या बोले कि सर पहले तो आपने ये वाली इक्वेशन बनाई, फिर आपने ये वाली इक्वेशन बनाई, इसमें mg साइन थीटा आ रहा था, उस mg साइन थीटा की जगह आपने F प्लस का कैपिटल F पुट कर दिया। ऐसा करने से आपको कैपिटल F और फ्रिक्शन के बीच में एक रिलेशन पता चला। इस रिलेशन को दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दोबारा इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास ये आ रहा है 3F इक्वल्स टू mg साइन थीटा। देखो मेरे बच्चे, बड़ी सीधी सी बात है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो 3 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू mg साइन थीटा। म्यू को तो छोड़ो, नॉर्मल शायद mg कॉस थीटा होता है, पता होगा तुम लोगों को। तो सो 3 म्यू नॉर्मल की जगह mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। चलो भाई, जो जो चीजें कैंसल आउट हो सकती है उनको कैंसल आउट करते हैं, जैसे mg से mg। सो 3 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 3। देखो भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। कॉस थीटा को नीचे लेके जाओगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan थीटा, और 3 नीचे आएगा तो 1/3 tan थीटा, 1/3 tan थीटा। क्या यही ऑप्शन है? चेक कर लो भाई एक बार।
समझ आती है बातें? कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी प्रकार की भी नहीं? छाप लो इसको भी। हो गया, बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। एंगल ऑफ रिपोज बोला था ना, ऐसा वाला, ये कोई एंगल आता था, याद करो कुछ, यही था ना, कोई एंगल जिसपे बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो इस पे mg sin थीटा बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन पुट किया था आप लोगों ने। ये वो सिचुएशन है जब बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगती है और उस केस में बॉडी की तरफ ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगता है mg sin थीटा, और इस केस में बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, बॉडी बस स्लाइड करने वाली ही होती है, ये वो वाला केस है। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू fl, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, mg से mg मर जाएगा, सो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता था। अरे है क्या बात है, वह थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू, so 1 by under root of 3 is equals to mu, 1 by under root of 3 is equals to mu। लीजिए भाई, सवाल खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, 1 by root 3 आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, 1 by root 3 आ रहा है, यही है हमारा फाइनल आंसर। नोट कर लो जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? सच में? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन द फिगर देयर इज अ ब्लॉक ऑफ वेट 60 न्यूटन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्लॉक है 60 न्यूटन का। इट इज प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस। आए है फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, हाँ। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। What should be the weight W? W का क्या वैल्यू होगा such that the block does not slip? अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा तो रेस्ट पे रहेगा, अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा तो रेस्ट पे रहेगा। और बेटा अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये टेंशन T1, ये फ्रिक्शन F। बेटा फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी इट इज गिवन बाय म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू जो है हमारे पास 0.5 है। नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा है 60 है, आंसर बनेगा 30 न्यूटन का। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो 30 न्यूटन है, इतना तो समझ आ गया। सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बेटा ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो जो होगा नेट फोर्स 0 होगा। तो ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0। तो 60 न्यूटन का ये कोई ब्लॉक है, इस पे लगेगा फ्रिक्शन इधर की तरफ और इस पे लगेगा टेंशन T1 इधर की तरफ, एंड T1 इक्वल्स टू F हो जाएगा, यानी कि T1 की वैल्यू 30 न्यूटन हो जाएगी। T1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 30 न्यूटन हो जाएगी। यहां पे देखो बेटा, तो 45 डिग्री की कहानी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। T2 का एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ, गिवन बाय T2 cos 45 डिग्री। एक वैल्यू इधर बनेगी गिवन बाय T2 sin 45 डिग्री। और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये लो T1 हमारा एक और चीज के बराबर है। बोलो भाई साहब, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हमने बोला कि T1 जो है वो T2 cos 45 डिग्री के बराबर है। T1 इक्वल्स टू T2 cos 45 डिग्री एंड T3 इज इक्वल्स टू T2 sin 45 डिग्री। दोनों को फिर से डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करने से T1 और T3 बराबर आ रहे हैं मेरे बच्चे। दोनों को बराबर किया, T1 T3 बराबर आ रहे हैं। T1 हमारा 30 न्यूटन है, T3 हमारा W के बराबर हो जाएगा। T3 जो है वो W के बराबर है। सो फ्रॉम हियर W का वैल्यू 30 न्यूटन आएगा। कैसे सर? T1 की जगह 30 पुट करेंगे, T3 की जगह W पुट करेंगे। T1 की जगह पे 30 पुट करो और T3 की जगह पे W पुट करो। सो W कितना आएगा? 30 न्यूटन आएगा। 30 न्यूटन थर्ड ऑप्शन में, यही फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आ रही हैं।
तो छापो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। चलिए भाई अगला सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on a rough horizontal plane is acted upon by a horizontal force p, ये आपको horizontal force दिख रहा है, and another force q at an angle of theta from the vertical। तो ये ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल पे है, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स P लग रहा है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स Q लग रहा है जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। गॉट इट? अच्छा, फिर द ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। है क्या बात है, मजा ही आ गया सर। द ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो ये तो रेस्ट पे ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज गिवन बाय, बेटा यहां पे सीधी सी बात है, Q का एक कंपोनेंट आएगा गिवन बाय Q साइन थीटा, बोलो ना। एक कंपोनेंट आएगा गिवन बाय Q कॉस थीटा, बोलो ना। और यहां पे नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा और mg नीचे की तरफ जाएगा, और क्योंकि ये Q साइन थीटा और P बॉक्स को राइट की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, इसलिए इस बॉक्स पे फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ। हाँ, क्योंकि बॉक्स रेस्ट पे भी है, तो बॉडी रेस्ट पे होने की वजह से बॉडी के ऊपर लगने वाले जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएंगे। एक्स की तरफ नेट फोर्स को जीरो कर दीजिए। ऐसा करने से P प्लस क्यू साइन थीटा बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन के, P प्लस क्यू साइन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल के। म्यू का वैल्यू निकालना है तो म्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय नॉर्मल। अभी रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा नहीं कि पिक्चर खत्म होगी, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फोर्स को जीरो किया, जरा वर्टिकल में भी तो फोर्स को जीरो करो। तो जब वर्टिकल में मैंने फोर्सेस को जीरो किया तो एफ वाई नेट को जीरो करने से y के लॉन्ग जो नेट फोर्स है उसको जीरो किया, उसकी वजह से Q cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है कि नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ। और mg कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। सो Q cos थीटा नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, इट इज इक्वल्स टू नॉर्मल। लो जी, तो नॉर्मल की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा दैट इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय नॉर्मल की जगह Q cos थीटा प्लस का mg। ऐसा कोई ऑप्शन कहीं पे देखने को मिल रहा है क्या? P प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय mg प्लस है, क्या बात है सर, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बोल रहे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बस खत्म सवाल, हलवा सा सवाल था, हमने 2 मिनट में खत्म कर दिया खा पी के, है ना। चलो छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आएंगे। छापा? किया नोट? पक्का? सच में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल, A block of mass m rest on the horizontal surface as shown in the figure। हाँ सर हमें भी दिख रहा है फिगर। Coefficient of friction between the block and the surface is mu। एक फोर्स mg लगाया जा रहा है at an angle theta with the vertical side। तो लो भाई थीटा एंगल पे एक फोर्स mg वाला लगा दिया। In which of the following case can the block be pulled along the surface? बेटा हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक पुल किया जाए, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन फॉलो हो सकती है जिसमें कि बॉक्स को पुल किया जाए? सर जी डायग्राम को जरा इधर बनाओ, अपने हाथों से बनाई हुई चीजें ज्यादा ही अच्छी लगती है कुछ, है ना। सो देखो भाई क्या है कि यहां से F वाला फोर्स लगाया गया, वो भी वर्टिकल से थीटा एंगल पे। तो तुम तो समझदार हो कि फोर्स के कंपोनेंट कर लिए होंगे तुम लोगों ने, मैंने भी किए, तुमने भी किए होंगे कंपोनेंट, इतना मुझे भरोसा है। एक कंपोनेंट आया होगा F साइन थीटा वाला, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आया होगा जिसको कि आपने प्यार से बोला होगा F cos थीटा होता है भाई। नॉर्मल भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा और mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। अब देखो भाई अगर F साइन थीटा इधर आएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉडी आगे जाना चाहती है, तो ग्राउंड बोलेगी ना, हम ना जाने देंगे भाई, तो बदले में ग्राउंड क्या करेगी? फ्रिक्शन लगा देगी। हम चाहते हैं कि ब्लॉक कैन बी पुल्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द ब्लॉक बी पुल्ड? हम चाहते हैं ब्लॉक को पुल किया जाए, ब्लॉक मूव करे।
अच्छा ऐसा चाहते हो क्या आप? सच में यही चाहते हैं ना कि ब्लॉक पुल किया जाए, ब्लॉक मोशन करे? हम चाहते हैं ये ब्लॉक मोशन करे, और ब्लॉक मोशन तभी करेगा जब एफ साइन थीटा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा फ्रिक्शन के। देन ओनली ब्लॉक कैन बी पुल्ड। ब्लॉक को तभी पुल किया जा सकता है जब ब्लॉक को तभी पुल किया जा सकता है जब एफ साइन थीटा फ्रिक्शन से या तो बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए। अच्छा जरा नॉर्मल की बातें कर लेते हैं। वर्टिकल में कोई फोर्स, बेटा वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं हो रहा ना, तो वर्टिकल की बात करते हैं तो एफ कॉस थीटा प्लस का नॉर्मल बराबर हो जाएगा बेटा mg के। सो जो नॉर्मल हो जाता है बेटा उसको लिखते हैं mg माइनस का एफ कॉस थीटा, mg माइनस का एफ कॉस थीटा, ये नॉर्मल की वैल्यू होती है। तो यहां से अगर गौर फरमाया जाए तो एफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। हाँ अब इस पे आगे अगली स्लाइड पे काम करते हैं चल के। एफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस का एफ कॉस थीटा। ये नॉर्मल उठा के पुट करो यहां पे, mg माइनस का एफ कॉस थीटा उठा के पुट कर दीजिए वहां पे, बात बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी सर। सो एफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन म्यू एन, एफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल का जो वैल्यू हमने निकाला था वो था mg माइनस का एफ कॉस थीटा। ये उठा के पुट कर दीजिए। सो एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल की जगह mg माइनस का एफ कॉस थीटा। सो एफ की जगह mg पुट कर देता हूं साइन थीटा के साथ, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg, f की जगह पे mg पुट कर देता हूं, ये cos थीटा के साथ आएगा। ये क्या बात हुई, f की जगह आप mg कैसे पुट कर रहे हो भाई? गिवन है एक सवाल में, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि f बराबर mg होता है। अच्छा तो f की जगह mg पुट किया, अब जो चीजें कट सकती है उनको काट दीजिए, mg mg mg। तो साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू माइनस का म्यू कॉस थीटा। क्या निकालना है हमें? सर जी हमें जो चाहिए वो रिलेशन चाहिए, तो ये काम करो, साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। अब क्या करें यार, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जाता है। देखो भाई कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस लगाते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो ना यार, लिख सकते हैं ना ऐसे? कोई शक तो नहीं किसी को? ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें अनजान तो नहीं लगती, नई बातें तो नहीं लगती तुम लोगों को? तो यहां लिखता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई एक साइन थीटा बाई 2 से तो एक साइन थीटा बाई 2 मर जाएगा, और 2 से 2 भी मर जाएगा। So cos theta by 2 should be greater than equals to mu sin theta by 2. Cos theta by 2 should be greater than equals to mu sin theta by 2. So cos of theta by 2 divided by sin of theta by 2 should be greater than equals to mu. So cot of theta by 2 should be greater than equals to mu. लो भाई देख लो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो तो वही टिक लगा दें। फिर ये वाला मैच कर रहा है, देख लो कर रहा है मैच, पक्का सच में? तो बोल दें यही आंसर है फाइनल वाला। बहुत बढ़िया।
छापना शुरू करें। राइट फ्रॉम हेयर, सारे डायग्राम वगैरह बना लो बढ़िया तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। चलो भाई, हो गया, किया नोट यहां तक। इसके बाद इधर आ जाओ, ये सारी बातें लिख लो, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चंद बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। किया नोट सभी ने? सच में बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने हमारी ये डीपीपी निपटा ली है, और उम्मीद करता हूं कि जो सवाल मैंने आपको कराए हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी आपको लगता है किसी पार्ट में कोई डाउट रह गया है, वीडियो दोबारा देखना चाहते हो, या और सर डीपीपी मैंने सॉल्व नहीं करी थी, मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं डीपीपी सॉल्व करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए www.magnetbrains.com। यहां पे जैसे आप आओगे, IIT जेई में जाना। IIT जेई में ये इंसान आपको दिखेगा, इसके फिजिक्स के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, एक बार देख लेना, पर्सनली रिकमेंड करूंगा। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो यहां पे एक और पेज खुलता है। इस पेज में यहां पे इधर की तरफ वॉच ऑल वीडियोस, इसमें आपको बेटा सारे लेक्चर्स, डीपीपीज और वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ, हाँ सब कुछ मिलेगा। यहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। हाँ बेटा, यहां पे कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको, हमारा कोई कूपन कोड नहीं होता है यहां पे, क्योंकि यहां पे हम सब कुछ फ्री में दे देते हैं। तो भाई हर एक चीज प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिए, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटर है आप सीधा वेबसाइट पे आके अपने लेक्चर्स को देखा कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोल दो कि भाई लेक्चर देखना है तो वेबसाइट पे जाके देख लिया करो, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, सो मेक श्योर यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो जो लाल बटन दिख रहा है दबा दो उसको, उसके अलावा उसके बगल में जो घंटा है बजा दो उसको भी, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि जेई की प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, इधर उधर भटकने से तो बेहतर ही है ना। बाकी हाँ, सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। बस इतनी ही बातें थी आज के समय हमारे इस अमेजिंग सेशन में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।